एग्जाम पास आ रहा है ना, टेंशन हो रहा है ना, कौन सा क्वेश्चन आएगा, कहीं नंबर तो कम नहीं हो जाएगा। डरने की क्या बात है, एग्जामेश्वर तेरे साथ है। वेलकम टू एग्जामेश्वर। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में सिर्फ 4 महीने और रह गए हैं और हमको इस प्रॉपर वे में तैयारी करनी है कि हम मैक्सिमम सिलेबस को कवर कर सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए मैं लेके आया हूं कैप्सूल वीडियो की सीरीज, जिसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ प्रीवियस ईयर के और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जिसमें हम 20 मार्क्स वाले एमसीक्यूज को भी कवर करने वाले हैं। तो आपका ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए पहला क्वेश्चन क्या आपके सामने देखते हैं। एक्सप्लेन फ्रेडरिक सोरियो ड्रीम इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक इन फ्रांस ड्यूरिंग 1848। आपको मालूम है कि जो फ्रेडरिक सोरियो था एक फ्रेंच आर्टिस्ट था और उसने 4 सीरीज़ की पेंटिंग बनाई थी। 1848 के टाइम की बात है, उसने ये पेंटिंग बनाई थी और उसी के बारे में पूछा गया है कि जो उसकी पेंटिंग है उसको हमको बताना है, वो भी किस कॉन्टेक्स्ट में बताना है, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक के कॉन्टेक्स्ट में बताना है। तो सबसे पहले हम उसकी पेंटिंग देखेंगे। पेंटिंग जब देख लेंगे तो पेंटिंग को अच्छे से हम समझ लेंगे तो कहीं ना कहीं उसका आंसर हम लोग देते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे अगर आप लोग कि अलग अलग कंट्री के लोग हैं वो, और एक लॉन्ग ट्रेन के फॉर्म में मार्च कर रहे हैं, और जो अलग अलग कंट्री के लोग हैं उनको अलग अलग फॉर्म में क्या किया गया है, ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वो कंट्री के लोग हैं अपने फ्लैग को लेके साथ में चल रहे हैं, उन्होंने अपने नेशनल कॉस्ट्यूम्स पहने हुए हैं। अच्छा, जब जैसे जैसे ये लोग आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी, यहाँ पर देखेंगे आप वाइट कलर का है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के पास पहुँच रहे हैं तो वहाँ पर उसको होमेज पे करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। होमेज का मतलब वहाँ पर उसको सम्मान दे रहे हैं या श्रद्धांजलि देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और वहीं पे नीचे आप देखेंगे कि कुछ टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं, उसी में आप देखेंगे क्राउन्स वगैरह पड़ा है। और ये जो टुकड़े हैं ये कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस समय कि जो एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन थे वो टूट गया, वो बिखर गया। मतलब कि इस समय एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन यानी कि जो कंजर्वेटिव रिजाइम था उसका एंड हो चुका है। और ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर कि जीसस क्राइस्ट हैं और एंजल्स लोग हैं, ऊपर से वो इनको देख रहे हैं, ठीक है। और ये पूरी इमेज है, यानी कि अगर आप इस इमेज को अच्छे से देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं क्या होगा, एग्जाम में आपके मन में जब ये विजुलाइज होगी इमेज तो इसका आप आंसर आप देते हुए चलेंगे। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। एक्चुअली अगर आंसर अगर आपको लिखना होगा तो क्या क्या इसका आंसर बन सकता है। तो सबसे पहले आपने जो इमेज में देखा होगा क्या क्या देखा है, पहले देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट है आपका, पीपल वर ग्रुप्ड इनटू डिस्टिंक्ट नेशंस। यहाँ पे दिखाया गया कि जो लोग हैं अलग अलग देश के लोग हैं, जो वो उनको अलग अलग ग्रुप में दिखाया गया है। उनको हम उनके फ्लैग और नेशनल कॉस्ट्यूम्स के थ्रू भी आइडेंटिफाई वहाँ पे कर रहे थे। आपने देखा था जो डिफरेंट जर्मनी के अगर लोग हैं तो अपना जर्मन फ्लैग लेके वहाँ पे जा रहे हैं, या फ्रांस के लोग हैं तो फ्रांस का फ्लैग लेके वहाँ पर क्या आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। आइडेंटिफाई, नेक्स्ट पॉइंट, आइडेंटिफाई देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। मतलब उनको हम उनके जो फ्लैग हैं और नेशनल कॉस्ट्यूम्स हैं उनके थ्रू हमको उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट देख लेंगे आप यहाँ पर, पीपल फ्रॉम यूरोप एंड अमेरिका मार्च इन ए लॉन्ग ट्रेन लेड बाय द यूनाइटेड स्टेट एंड स्विट्जरलैंड। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि यूरोप और अमेरिका के लोग हैं एक लॉन्ग ट्रेन के फॉर्म में मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और इस मार्च को लीड करने वाले कौन है, यूएस और स्विट्जरलैंड है। अच्छा, यूएस और स्विट्जरलैंड क्यों लीड कर रहे हैं, क्योंकि यूएस और स्विट्जरलैंड है वहाँ पे ऑलरेडी उस समय नेशन स्टेट बन चुका था। नेशन स्टेट मतलब वही कि फीलिंग ऑफ वननेस, मतलब जब लोग वहाँ किसी कंट्री के लोग जब अपने अंदर वननेस की फीलिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं नेशन स्टेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, दे वर पेइंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। वहीं पे स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, जब वो आगे बढ़ रहे हैं तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्या कर रहे हैं, सम्मान देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या कर रहे हैं, उसको होमेज दे रहे हैं, इसलिए वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट सी बियर इन वन हैंड एंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन इन द अदर हैंड। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट है। टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब क्या होता है, टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट का मतलब होता है ज्ञान का प्रकाश। इसका मतलब है कि उस समय यूरोप में ज्ञान का प्रकाश फैलना स्टार्ट हो गया था। एंड अदर हैंड मतलब दूसरे हैंड में क्या है आपका, द चार्टर ऑफ राइट ऑफ मैन, ठीक है। इसका मतलब है कि दूसरे हाथ में ये दिखाया गया है कि जो उस समय लोग थे उनको वहाँ पे राइट्स देना शुरू कर दिया गया है। मतलब उसकी जो पेंटिंग है ना उसमें दिखाया जा रहा है कि जो लोग हैं उनको राइट्स दे दिए गए हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट्स होता है ना, ऐसे उनको भी राइट्स वहाँ पे दे दिए गए हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, द सेटर इमेज ऑफ एब्सोल्यूट इंस्टीट्यूशन रिप्रेजेंटेड द एंड ऑफ कंजर्वेटिज्म एंड एब्सोल्यूटिज्म। वहीं पे फिर आपने देखा था इमेज के अंदर नीचे क्या टुकड़े पड़े हुए हैं, बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं ना, आपने देखे थे वहाँ पर क्राउन पड़ा हुआ है, बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं। एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये दिखा रहे हैं कि जो उस समय की एब्सोल्यूट रिजाइम था, मतलब कि जो मोनार्क सिस्टम था अब वो टूट चुका, उसका खत्म हो चुका, उसका खात्मा हो चुका है। और यही चीज़ वो क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो एब्सोल्यूट गवर्नमेंट या कंजर्वेटिव रिजाइम है वो उसका एंड हो चुका है। तो इस तरह से कुछ इस इमेज में आपको दिखाया गया है। अगर आपके दिमाग में ये इमेज रहेगी तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसका आंसर पूरा करके आएंगे और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलना चाहता हूँ कि बेटा अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो ना तो इसको शेयर जरूर कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो इससे क्या होगा, हम कहीं ना कहीं इनकरेज होंगे और आप अच्छे से अच्छा वीडियो दे सकेंगे, और कोशिश करेंगे और बेटर आपको वीडियो दिया जाए, जिससे क्या हो कि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और जब आप एग्जाम हॉल में बैठे तो मैं पूरी गारंटी दे रहा हूं कि आप वहां गर्दा मचा के आएंगे। इससे कम आपके लिए कुछ नहीं देने वाला हूं बेटा मैं, जानते हो ना। और हाँ एक चीज़ और है, तुमको थोड़ा मेहनत और करनी पड़ेगी मेरे साथ भी। अगर तुम लोग थोड़ा मेहनत नहीं करोगे ना तो दिक्कत होगी। इसका मतलब है कि मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम्हें समझा रहा हूं ये चीज़ें और वीडियो तुम्हारे सामने ला रहा हूं तो कम से कम उसको 2 या 3 बार जरूर देखना। और एक काम और कर लेना हो सके तो, जब 2-3 बार तुम देख रहे हो उसको तो एक बार उसको लिख भी लेना। लिखने से क्या होगा ना, तुम्हारे दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा, और जब एक बार फिट बैठ गया तो कभी वो हटने वाला नहीं है बेटा। हाँ तुमको लेकिन मेहनत जरूर करनी है, जानते हो ना, तुम मेहनत नहीं करोगे तो कुछ नहीं होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What step taken by the French Revolutionary to create a sense of common identity among French people? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मेरे ख्याल से तुमको कर देना चाहिए। 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, तो अगर तुम 5 अगर पॉइंट लिख देते हो, 5 क्या मेरे ख्याल से तुम ज़्यादा पॉइंट लिख दोगे, और काफ़ी ईजी क्वेश्चन है। पूरे 5 मार्क्स आपको इसमें मिल जाएंगे अगर आपने लिख दिए तो। बहुत ईजी वे में मैंने आपको करवा दिए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत छोटे छोटे पार्ट में आपको मैंने क्या किया है, पॉइंट को कन्वर्ट कर दिया है, और ताकि आपको क्या हो लिखने में भी ईजी रहे। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, न्यू ट्राइकलर फ्रेंच फ्लैग एडॉप्टेड। वहाँ पे क्या किया गया, फ्रांस में वहाँ पे कॉमन आइडेंटिटी देने के लिए एक ट्राई कलर का फ्रेंच फ्लैग वहाँ पे नया अडॉप्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट पॉइंट हमें दिया, द स्टेट जर्नल वाज रीनेम्ड द नेशनल असेंबली एंड वाज इलेक्टेड बाय एक्टिव सिटीजन्स। और वहाँ पे जो स्टेट जर्नल थी उसका नाम चेंज करके नेशनल असेंबली कर दिया गया, और जो नेशनल असेंबली थी इसको इलेक्ट कौन करने वाले थे, इसको इलेक्ट करने वाले एक्टिव सिटीजन्स लोग थे। उसके बाद आपका देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है, अ सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज एस्टेब्लिश टू क्रिएट यूनिफॉर्म लॉज फॉर इंटायर कंट्री। अब एक चीज़ और थी कि यूनिफॉर्म लॉ वहाँ पर अगर इम्प्लीमेंट करना था तो वहाँ पर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की रिक्वायरमेंट थी, और इसलिए क्या किया गया, वहाँ पर एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को वहाँ पर सेटअप किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया, जिससे वहाँ पर यूनिफॉर्म जो आपके लॉज थे उसको लोगों पर इम्प्लीमेंट किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, फ्रेंच बिकेम कॉमन लैंग्वेज। आप देखेंगे जो फ्रेंच लैंग्वेज थी वहाँ पर उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया। जैसे कि आप ही है लैंग्वेज, एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ मैं। जैसे कि आप मान लो कहीं बाहर जाते हैं घूमने के लिए किसी दूसरी कंट्री में, और आपको हिंदी आती है, और अगर वहाँ पे सब आपके दूसरी लैंग्वेज में बात करने वाले, लेकिन अगर आपसे कोई हिंदी में वहाँ बात करने वाला मिल जाए तो आपको कैसा लगेगा, आपको लगेगा कि यार कोई अपना है, ऐसा लगेगा ना, वननेस की फीलिंग आएगी। तो यही काम वहाँ पे किया गया फ्रांस में कि फ्रेंच जो लैंग्वेज थी उसको कॉमन लैंग्वेज बना दिया गया, जिससे लोग क्या अपने को एक माने। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इक्वलिटी बिफोर द लॉज वाज इम्प्लीमेंटेड। मतलब वहाँ पर लॉ के सामने सबको बराबर बना दिया गया। ऐसा नहीं कि मतलब किसी को प्रिविलेज मिलेंगे, जिसके भी प्रिविलेज थे वो ख़त्म कर दिए गए वहाँ पे लगभग, और सबको इक्वल कर दिया गया कि सब लॉ के सामने क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, न्यू हेम्स वर कंपोज एंड ऑथ्स वर टेकन। न्यू हेम्स वहाँ पे कंपोज की गई, क्यों कंपोज की गई, जिससे क्या हो वहाँ पर पेट्रियोटिज्म की क्या हो, फीलिंग क्रिएट हो लोगों के बीच में, देशभक्ति क्रिएट हो, ठीक है ना। ऑथ्स वर टेकन, वहाँ पे कस्में खाई गई, सप्ते ली गई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज एडॉप्टेड। वहीं पर क्या किया गया, आपका वेट और मेजरमेंट का सिस्टम था उसको यूनिफॉर्म कर दिया गया। मतलब जो आपका फ्रांस था ना, उसी में जो अलग अलग रीजन थे वहाँ पर वेट सिस्टम और मेजरमेंट सिस्टम क्या थे आपके अलग अलग थे, तो उसको ख़त्म करके क्या किया गया, यूनिफॉर्म वेट और मेजरमेंट सिस्टम को वहाँ पर लाया गया, ताकि जिससे कोई दिक्कत ना हो वहाँ पर इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। चलो बेटा एक काम करना बेटा, इस वीडियो को शेयर कर देना और लाइक ज़रूर कर देना बेटा, और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है ना। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले बेटा एक बात तुम्हें बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो भी तुमको क्वेश्चन में करवा रहा हूँ उसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है। बहुत छोटे छोटे देख रहे हो तुम मैंने कि पॉइंट में कन्वर्ट कर दिए हैं, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा काम आने वाला है आगे टाइम में, क्योंकि बहुत इजीली तुमको याद हो जाएंगे। इसलिए तुम स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको 2-3 बार रिवीजन करते रहना। खैर कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियो तो ऐसे भी यूट्यूब पे रहेंगे, और जब तुम्हारा एग्ज़ाम आएगा तो उस समय एग्ज़ाम में जाने से पहले तुम क्या करना, मेरे जो वीडियो हैं छोटे छोटे वीडियो, ज़्यादा बड़े वीडियो तो मेरे लिए बनाऊंगा, ऐसा नहीं कि मैं 1-2 घंटे की वीडियो तुम्हें बना के दे दूँगा। छोटे छोटे वीडियो रहेंगे, 15 मिनट 20 मिनट के वीडियो रहेंगे, जो कि तुमको क्या हो रिवीजन करने में थोड़ा सा इजी पड़े। और एग्जाम हॉल में एक बार रिवीजन करके जरूर तुम लोग जाना बेटा, काफ़ी तुमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा बेटा। चिंता मत करो, तुम्हारे इतने नंबर दिलवाए जाएंगे ना कि चिंता मत करो, तुम एकदम मतलब टॉप लेवल पे तुम्हारा एकदम कॉन्फिडेंस कर दिया जाएगा, ताकि एग्जाम हॉल में तुम जाओ तो पेपर को ऐसे फाड़ के आ जाओ बेटा, टेंशन मत करो एकदम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक्सप्लेन एनी 5 रिफॉर्म्स अबाउट सिविल कोड 1804। अच्छा देखो बेटा यहाँ पे दिया है सिविल कोड 1804। अब सिविल कोड 1804 है जो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला कौन था, तो इसको इंट्रोड्यूस करने वाला नेपोलियन था, नेपोलियन बोनापार्ट। और उसने कब इंट्रोड्यूस किया था,
कभी कभी क्या होता है आपका क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है कि जो नेपोलियन बोनापार्ट था उसने सिविल कोड को कब इंट्रोड्यूस किया था। तो यहाँ पे देखो दिया होगा आपका कि 1804, ये डेट याद रखना है बेटा, ईयर याद रखना बेटा तुम लोग कि 1804 में उसने क्या किया था, सिविल कोड को इंट्रोड्यूस किया था। और इसी सिविल कोड के थ्रू उसने क्या किए थे, नेपोलियन ने फ्रांस में कुछ रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे। अब उसी के बारे में हमको जानना है कि उसने कौन कौन से रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किए थे। चलिए आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन, फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं पहला क्या है हमारा। जैसे दिया है कि सिविल कोड ऑफ 1804 आल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। सीधी चीज़ है भाई, जो 1804 का सिविल कोड था उसको नेपोलियनिक कोड के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, इंट्रोड्यूस करने वाला आपका नेपोलियन था, इसीलिए इसको नेपोलियनिक कोड भी बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, सेकेंड आपका, ही डिड अवे विद ऑल प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, एवरीवन वाज प्लेस्ड इक्वल बिफोर द लॉ। मतलब जो आपका सिविल कोड था इसके थ्रू जितने भी प्रिविलेज थे, मतलब जो बाय बर्थ जो प्रिविलेज मिले थे वहाँ पे लोगों को, उसको ख़त्म कर दिया गया और जितने भी लोग थे उनको लॉ के सामने इक्वली कर दिया गया कि मतलब अब सब क्या होंगे, लॉ के सामने बराबर होंगे, किसी को प्रिविलेज वहाँ पर नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही इबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री पीजेंट फ्रॉम सर्फडॉम एंड मोनोरियल्स ड्यू। इसके बाद उसने क्या किया, फ्यूडल सिस्टम को वहाँ पे ख़त्म कर दिया और जितने भी पीजेंट्स थे, जो सर्फडॉम पीजेंट्स या जिनके ऊपर मेनोरियल ड्यू थे, उसको भी उसने वहाँ पर ख़त्म कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। उसने जो प्रॉपर्टी के राइट थे उसको सिक्योर किया। सबसे बड़ी चीज़ थी कि जब फ्रांस में आपका नेपोलियन ने अपना रूल इस्टेब्लिश किया तो लोगों के मन में डर था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी प्रॉपर्टी को छीन लिया जाएगा, लेकिन उसने कहीं ना कहीं सिविल कोड के थ्रू ये इंश्योर किया कि आपकी जो प्रॉपर्टी के राइट सबसे छीने नहीं जाएंगे। इसका मतलब ही सिक्योर द राइट टू प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखते हैं आपका पॉइंट, पीजेंट आर्टिसन वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉय द टेस्ट ऑफ न्यू फॉर्न फ्रीडम एज गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड इन टाउन। एक काम उसने और किया गया कि जो वहाँ पर ट्रेड वगैरह है, जो एक्टिविटी हो रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, वो क्या हो, फ्री हो सके। तो इसलिए उसने क्या किया, जितने भी वहाँ पे गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस लगे थे टाउन में, उसको वहाँ पर ख़त्म कर दिया गया, जिससे क्या हो, जो आपकी ट्रेड एक्टिविटी कर रहे हैं, जो मर्चेंट्स हैं या फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वो फ्रीली क्या कर सकें, वहाँ इस तरह की एक्टिविटी कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड विच लेड टू ईजी एंड क्विक मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक चीज़ और है बेटा यहाँ पर कि उसने ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया वहाँ पर। क्यों, इसलिए इम्प्रूव किया जिससे कि वहाँ पे जो गुड्स हैं वहाँ पर, यानी कि जो भी गुड्स हैं उसका ट्रांसपोर्ट जो है वो इजीली हो सके, मतलब कहीं भी किसी भी विद इन द रीजन जो है फ्रांस के, वो कहीं भी किसी भी गुड्स को कहीं पर भेजा जा सके। ठीक है ना बेटा, इसको स्क्रीनशॉट बेटा तुम लोग ले लेना। चलिए इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा, कुछ MCQs है, लगभग 10 MCQs है मैंने किए हैं, जो आपके जितना ये आपके क्वेश्चन करा है इसी के आसपास के MCQs हैं, उसको कर लेते हैं, जो कि आने वाले समय में आपके बहुत काम देने वाले हैं, क्योंकि जानते हो तुम लोग 20 मार्क्स के MCQs भी हैं। और MCQs में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि उसमें सिंगल आंसर होता है। अगर आपने कहीं भी गलती कर दी तो सीधे आपका 1 नंबर कटना है, अगर आपने 5 गलती कर दी तो आपके 5 नंबर सीधे कट जाएंगे। लेकिन डिस्क्रिप्टिव में ये प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ लिखना होता है। अगर आप लिखते हैं तो कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर होता है ना बेटा, देखो मैं भी कम से कम 6 साल तक कॉपी चेक किया हूँ बोर्ड में, और अभी भी करने वाला हूँ, जो नेक्स्ट ईयर आपके होने वाले एग्जाम उसमें फिर जाऊँगा कॉपी चेक करने के लिए। तो कहीं ना कहीं मेरा एक्सपीरियंस है पर्सनली ये कि जब आप लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव, उसमें नंबर कम कटने के चांस होते हैं, लेकिन जहाँ MCQ में गलती कर देंगे तो वहाँ तो भाई कोई भी गुंजाइश नहीं, सीधे हम वहाँ पर नंबर काटते हैं। डिस्क्रिप्टिव में क्या करते हैं, हम लोग देखते हैं कि तुमने कितने पॉइंट लिखे, तो उसी के अकॉर्डिंग तुम्हारे पॉइंट को क्या करते हैं हम लोग 1 मार्क्स या हाफ मार्क्स ऐसे करते हुए चलते हैं। अगर मान लो तुमने 8-9 पॉइंट लिख दिए हैं तो हाफ मार्क्स 1 मार्क करके तुम्हारे फुल मार्क्स वहाँ पर मिल जाते हैं। ठीक है ना बेटा, तो चलिए MCQs स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ हम लोग आपके लगभग 10 MCQs हैं, उसको करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। और MCQs के अंदर भी कुछ आपके ऑप्शन रहते हैं, उसको भी हम क्लियर करते चलेंगे, उससे भी कई सारे हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है ना, चलिए बेटा पहला MCQ देख लेते हैं। यहाँ पर पहला MCQs है आपका कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियू। चलिए काफ़ी इजी मेरे को लग रहा है, आप कर देंगे इसका आंसर। पूछा है कि हु वाज फ्रेडरिक सोरियू, तो इसमें आपसे ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है फ्रेंच आर्टिस्ट, इंग्लिश पोएट, जर्मन रोमांटिक आर्टिस्ट, इटालियन रिवोल्यूशनरी। बेटा भले ये जो क्लास है तुम्हारी रिकॉर्डेड है, लेकिन इसको फील तुम लाइव की तरह करना और आंसर देते रहना इसका। तुम लोग आंसर दोगे तो क्या होगा ना कि तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। मान लो अगर तुमने कभी गलत भी कर दिया इसके अंदर आंसर, तो तुम्हारे दिमाग में फिट हो जाएगा। तो आंसर देते रहो, और तुम्हें मैं थोड़ा टाइम दूंगा इसके अंदर ताकि तुम अपना आंसर दो, फिर उसके बाद हम लोग इसका आंसर करते जाएंगे। तो बताइए कौन था फ्रेडरिक सोरियू, फ्रेंच आर्टिस्ट, इंग्लिश पोएट, जर्मन रोमांटिक आर्टिस्ट या इटालियन रिवोल्यूशनरी। देखो बेटा यहाँ पे दिया है ना, एक आपका डी वाला ऑप्शन दिया इटालियन रिवोल्यूशनरी। ये तो आप जानते हो कि गिउसेप मैज़नी, ठीक है, इटालियन रिवोल्यूशन अगर पूछता है तुम्हारा तो कौन थे, गिउसेप मैज़नी थे। इसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर कि फ्रेडरिक सोरियू जो थे वो एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फ्रेंच आर्टिस्ट। ठीक है ना, तो बेटा जिसने भी ए ऑप्शन दिया है ना
पूछने की बात नहीं है, उसके लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, ठीक है। और बाकी जिसने गलत आंसर दिए उसके लिए भी कोई टेंशन की बात नहीं है, अब ये उसके दिमाग से आंसर कभी जाएगा नहीं, उसको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग अपना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखिए, व्हाट वाज द थीम ऑफ पेंटिंग मेड बाय फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो। जो फ्रेडरिक सोरियो ने पेंटिंग बनाई थी उसकी थीम क्या है। अभी स्टार्टिंग में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था इसी के बारे में, और उसी में कहीं ना कहीं उसकी थीम के बारे में क्वेश्चंस के अंदर भी दिया हुआ था, ठीक है ना। तो बताइए उसकी थीम क्या थी इसकी, जो पेंटिंग आपकी फ्रेडरिक सोरियो ने बनाई थी। फिर देखिए इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, बी एब्सोल्यूट मोनार्की, सी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, या फिर आपका डी हो जाएगा बोथ एंड सी। क्या होगा बताइए, कमेंट जरूर करिएगा बेटा, इसका आंसर करते रहिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। ये मत सोचिए कि रिकॉर्ड क्लास है, लाइव की तरफ फील करिए इसको आप लोग, ताकि आंसर देंगे ना तो कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये आपको मालूम पड़ेगा ना आपने कितना स्कोर किया है, 10 में से आपने कितना स्कोर किया है, सबको तैयारी मालूम चलेगी आपकी कितनी चल रही है, ठीक ठाक। चलिए तो बेटा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, ठीक है ना। जो इसकी थीम थी आपकी फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग की, उसकी जो थीम थी वो डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक थी, उसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि हाँ, जो ये देखिए आपकी जो पेंटिंग है फ्रेडरिक सोरियो की यहाँ पे दिखाई गई है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फॉलोइंग पिक्चर। ये देखिए जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये फ्रेडरिक सोरियो की पिक्चर है। अब ये थोड़ा नया क्वेश्चन है तुम्हारे, लेकिन जो ये पेंटिंग इसका नाम क्या है। थीम तो हमको पता था डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, लेकिन इस पेंटिंग को नाम क्या दिया था उसने। तो इस पेंटिंग का नाम बताओ क्या हो जाएगा। इसमें ऑप्शन दिया है, ए द पैक्ट बिटवीन नेशंस, बी नेशंस प्राइड, सी एक्ट ऑफ डेमोक्रेसी, या डी द हीवन वर्ल्ड। टाइप करिए बेटा आंसर, अपना लोग टाइप करिए अपना आंसर इसमें। देखिए बेटा इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। जिसने ए दिया इसका मतलब उसकी तैयारी जो है ना बहुत सही चल रही है बेटा, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, पैक्ट बिटवीन नेशंस। जो ये आपकी पेंटिंग इसका नाम उसने दिया था पैक्ट बिटवीन नेशन। बेटा तुम्हें थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, समझ रहे हो। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, अगर पढ़ना ही नहीं चाहेंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप सोचे कि बिना पढ़े आपके नंबर अच्छे आ जाएँ, स्कोर अच्छे आ जाए, तो वो आने वाले नहीं है बेटा। ऐसे एक लड़का था, उसके हर समय 0 नंबर आते थे क्लास में, हर समय 0 आते थे। एक दिन हमको बड़ा गुस्सा आ गया, हमने बोला बेटा एक काम करो तुम मुर्गी बन जाओ। वो बोला सर मुर्गी नहीं मुर्गा बनते हैं ना। तो मैंने बोला बेटा कि जिस तरह से तुम्हारे कंडीशन है ना, जिस तरह से तुम अंडा दे रहे हो एग्ज़ाम में ना, उस हिसाब से तुमको तो मुर्गी बननी चाहिए। तो थोड़ा आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, थोड़ा सा आप लोग केयरफुली ध्यान दीजिए और इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहिए यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हाँ, कि व्हेन वाज नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग। ये भी बेटा एकदम नया क्वेश्चन है, आप जितने भी कहीं देख रहे होंगे इस तरह के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पे दिया व्हेन वाज द नेपोलियन लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग। जो नेपोलियन था उसने बैटल ऑफ लिप्जिग कब हारी थी। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया आपका ए 1804 में, 1809 में, 1813 में, या 1815 में। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे देखिएगा आप लोग, यहाँ पे दिया 1815। 1815 जो है ना, उससे 2 इंसिडेंट मिलते हैं हम लोग को। एक तो क्या है, एक तो बैटल ऑफ वाटरलू थी। अब ये तो पता ही है तुम लोग को, 9th में पढ़े होगे, इसमें भी पढ़े हो तुम लोग 10th में, कुछ ना कुछ अगर पढ़े होगे पहले का। तो 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुई थी, जिसमें नेपोलियन की डिफीट होती है। और उसी 1815 में क्या होता है कि ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी। जो ट्रीटी ऑफ वियना हुई थी उसको होस्ट करने वाला कौन था, उसको होस्ट करने वाला था आपका ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिख, ठीक है ना। तो चलिए ये तो मेरे ख्याल से होना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो सकता है बेटा। इसका आंसर होगा सी ऑप्शन 1813। तो जिसने भी 1813 ऑप्शन दिया है उसका आंसर सही है, ठीक है ना, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे दिखाया है आपका ये नेपोलियन को दिखाया गया इमेज में। देख लेते हैं क्या है आपका। नेपोलियन इन द गिवन पिक्चर इन डिपिक्टेड एज अ पोस्टमैन, व्हाट डू ईच लेटर फॉलिंग फ्रॉम हिज बैग रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे पूछा है कि जो ये इमेज है, ये पिक्चर है, यहाँ पे नेपोलियन को दिखाया गया है और उसके कंधे पे देखोगे एक बैग लटका हुआ है और बैग से देख रहे हो लेटर गिर रहे हैं, कई सारे देख रहे हो उसमें लेटर गिरते हुए आपको दिख रहे होंगे। अब यही पूछ रहा है कि जो लेटर गिर रहे हैं वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन दिया है आपका पहला, अ नंबर ऑफ वॉर्स ही फॉट, बी लेटर ही पोस्टेड टू द मोनार्क, सी टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम, डी एरियाज कंकर्ड बाय हिम। अगर आप थोड़ा सा केयरफुली इसको अगर तुम कंसीडर करोगे ना, तो कहीं ना कहीं तुम्हारा कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग अगर दिमाग लगाओगे तो तुमको इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखो क्या हो रहे हैं, लेटर उसके पास थे लेकिन उससे वो दूर जा रहे हैं, गिरते जा रहे हैं,
इसका मतलब उससे कुछ चीज़ क्या हो रही है, खो रही है, उसके पास से जा रही हैं। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, टेरिटरीज लॉस्ट बाय हिम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए इसको देखते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, बहुत मतलब ऐसे क्वेश्चन समझ लो कि मेरे को नहीं लग रहा है कि जल्दी कोई तुमको करवाने वाला है। यहाँ पे देख लो, who delivered lecture at the universities of Sorbonne in 1882, which was subsequently published as a famous essay entitled What is a Nation। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका कि जो यूनिवर्सिटी थी सॉर्बोन, वहाँ पर 1882 में किसने लेक्चर दिया था जिसको बाद में व्हाट इज़ अ नेशन नाम से पब्लिश किया गया था एक एसे में। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, सी सुमाकर, बी लॉर्ड बायरन, सी जॉन गॉटफ्राइड, डी अर्नस्ट रेनन। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। टाइप करिए बेटा, इसको अगर तुम टाइप करोगे मान लो तुम्हारा गलत भी जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम्हें याद हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है, अगर मान लो कहीं आ गया तो दिक्कत हो सकती है तुम लोग के लिए। चलिए देखिए बेटा, इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा डी ऑप्शन, अर्नस्ट रेनन। ठीक है ना। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ए ऑप्शन दिया है सुमाकर। सुमाकर का नाम थोड़ा सा तुम्हें अगर याद आ रहा होगा, जियोग्राफी में तुमने अगर पढ़ा होगा फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें सुमाकर का नाम तुमको मिला होगा। इसकी एक बुक थी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, किसने लिखी थी, सुमाकर ने। इसके बाद लॉर्ड बायरन है, लॉर्ड बायरन के बारे में तुमको पता होगा, फर्स्ट चैप्टर तुम पढ़ ही चुके हो, लगभग हर स्कूल में ये क्लियर कर दिया गया फर्स्ट चैप्टर। तो लॉर्ड बायरन कौन थे, लॉर्ड बायरन आपके इंग्लिश पोएट थे जिन्होंने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। इसके बाद जॉन गॉटफ्राइड हर्डर है, भाई ये जर्मन रोमांटिक आर्टिस्ट थे, आपको मालूम है। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। चलिए देखिए, इमेज है यहाँ पर एक आपकी दिखाई जा रही है फिर से। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आपके आएंगे, कोई इमेज आपको दे देगा, क्वेश्चन में पूछ देगा और मालूम पड़ेगा उसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका दिया है यहाँ, ठीक है ना। देखिए, व्हाट इज शोन इन द फॉलोइंग पिक्चर। अब ये जो पिक्चर इसमें क्या दिखाया गया, तो यहाँ पे दिया गया द मैसेकर एट चियोज, द क्लब ऑफ थिंकर्स, प्लांटिंग ऑफ ट्रीज ऑफ लिबर्टी, डी स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टिल। अब यहाँ पूछा है कि इस जो आप देख सकते हो ना, अगर इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे पिक्चर को, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं समझ में आएगा। अगर आप देखोगे बीच में यहाँ पर सर्किल कर दे रहा हूँ मैं इसको, देखो इसको देख के तुम्हें क्या लग रहा है, क्या फील आ रहा है, मतलब कुछ समझ में आ रहा होगा ना। हाँ, इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ट्री की तरह दिखाया जा रहा है। तो सीधी चीज़ है भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, प्लांटिंग ऑफ ट्री ऑफ लिबर्टी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, हाँ नेक्स्ट है तुम्हारा, चलो, व्हेन डिड नेपोलियन इन्वेड इटली। जो नेपोलियन था उसने इटली के ऊपर इन्वेड कब किया था, मतलब अटैक कब किया था। ऑप्शन आपके दिए में 1794, बी 1797, सी 1804, डी 1813। चलिए बेटा कमेंट में ऑप्शन ड्रॉप करिए इसका आप लोग। देखिए बेटा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, 1797 में। 1797 में उसने इटली के ऊपर इन्वेड किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं तो लगभग आप लोग कर लेंगे इसको। ठीक है ना। व्हाट डज मीन ऑफ लॉ पेट्री, सिंपल सा आंसर है बेटा, सी फादरलैंड। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, ए सिटीजन्स, तो ये मैंने करवाया नहीं, तो मैं ली सिटोइंस मालूम ही, उसमें आप मतलब उसके साउंड में आपको लग जा रहा है, तो आप सिटीजन्स कर सकते हो आंसर। ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फादरलैंड आपका। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अ विजन ऑफ अ सोसाइटी दैट इज़ सो आइडियल दैट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। ठीक है ना। एक ऐसी सोसाइटी जो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब इतनी आइडियली कि रियल में एग्जिस्ट नहीं करती, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो दिया आपका ऑप्शन दिया हुआ है, इटोपियन, बी डिस्टोपियन, सी इथोपियन, या डी एब्सोल्यूट। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए ऑप्शन, इटोपियन विजन। मतलब इटोपियन का मतलब है क्या, मतलब एक ऐसा विजन सोसाइटी के बारे में जो इतना आइडियल है कि रियल में वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ठीक है ना बेटा। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन तुम्हारा अब रह गया देख लेते हैं यहाँ पर। चलिए, अब बेटा तुम्हारे कोई क्वेश्चन नहीं रह गए, पूरा 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। ठीक है ना। चलिए, तो बेटा तुमको कैसा ये लगा सेशन, इसके बारे में तुम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है ना। अगर आप कमेंट कुछ मान लो आपको लग रहा है कि कुछ और करवाना है, हमको कुछ और चीज़ करवानी चाहिए, तो आप उसमें ड्रॉप कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम उसको नेक्स्ट टाइम करवा सकें। ठीक है ना बेटा। और इसको शेयर ज़रूर कर दीजिएगा आगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख सकें जिसको रिक्वायरमेंट है। ठीक है ना बेटा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।